हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं की ये जो श्रृंखला चल रही है उसमें इन कक्षाओं के तहत जो है आपको आपकी कक्षा 10th हिंदी अनिवार्य के तहत जो है आपके विषय अनुसार जो है हिंदी के अंदर गद्य भाग क्षितिज से हमने प्रारंभ किया था। क्षितिज के गद्य भाग में हमने अध्याय 1 और 2 जो है कंप्लीट कर लिए थे गद्य भाग के, और उनके प्रश्न अभ्यास जो है उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल गई होगी। नहीं मिली होगी तो जल्दी ही ग्रुप में पीडीएफ सेंड करवा दूंगा प्रश्न अभ्यास की, ताकि उसको आप लोग जल्दी ही कर लें और करके गृह कार्य का जो ग्रुप है उसमें भेज दें। और जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो है वो आपको लगातार मिलते रहें आपके विषय अनुसार। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें आपके मिलने वाले आपके मित्रों के साथ में, आपके जो है सगे संबंधी जो है उनके साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, ताकि उनका भी जो है अध्ययन घर पर रहते हुए सुचारू रूप से चलता रहे और इन निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो भी लाभ उठा सके। ठीक है भाई, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो है आप लोग करते रहें। क्षितिज की पाठ्य पुस्तक चल रही थी, आपकी पाठ्य पुस्तक ले आया हूँ आज मैं। तो क्षितिज की पाठ्य पुस्तक चल रही है आपकी, और क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में हम जब बात करते हैं तो क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से हमने गद्य भाग से प्रारंभ किया था। तो गद्य खंड में हमने अध्याय 10 यानी गद्य भाग का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जो है वो कंप्लीट हो गया था, अपना वो पूर्ण हो गया था। उसके बाद में हमने राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत अध्याय 2 गद्य खंड से ये भी कंप्लीट यानी पूर्ण कर लिया था। इसके बाद में यशपाल लखनवी अंदाज, अभी तक जो है ये तीसरा अंतिम वीडियो तक आपने ये भी अध्याय आपका पूर्ण हो गया है। तो 3 अध्याय गद्य भाग से अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। आज अपन आगे की तरफ चलेंगे, अगला अध्याय लेंगे गद्य भाग से। इसके बाद अब मैं काव्य खंड की तरफ पढ़ने का जल्दी ही तैयारी में हूँ, तो गद्य भाग आपका थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद में फिर अपन काव्य खंड की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और काव्य खंड प्रारंभ करेंगे। तो आज जो है अध्याय नंबर 13 है और गद्य भाग से चौथा अध्याय है। गद्य खंड की बात करें तो अध्याय 4 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये है आपका जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गद्य खंड में अध्याय 4 हिंदी अनिवार्य कक्षा 10 में। और इस कक्षा 10 के हिंदी अनिवार्य अध्याय 4 अध्याय का नाम रहेगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो अध्याय पर तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले जो बात करते हैं पेज संख्या आ जाए आप लोग 83, पेज नंबर 83 पर आ जाए भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर आ जाए। सबसे पहले जब हम नया पाठ प्रारंभ करते हैं तो हर पाठ की तरह हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही लेखक परिचय पर बात करनी है। पहला कार्य क्या करना है, लेखक का परिचय पढ़ना है हमको। और लेखक परिचय में हमको पता ही है कहाँ से प्रारंभ करते हैं, वही जन्म मृत्यु से। तो हमें कहाँ से प्रारंभ करना है, वही जन्म मृत्यु से ही प्रारंभ करना है। ठीक है ना, जन्म मृत्यु से ही शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जन्म की बात करें, यहां तक लिखा है आपको जन्म। जन्म की बात कर रहे हैं तो जन्म हुआ सन 1927, जन्म हुआ सन 1927 के अंदर। जन्म सन 1927, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश। कहां हुआ, जिला बस्ती। और जिला बस्ती कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब जन्म जब अपन लिख देते हैं तो जन्म के साथ साथ अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, मृत्यु की भी बात करते हैं। सन 1983
मृत्यु। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे मृत्यु की। मृत्यु हुई सन 1983। ठीक है, सन 1983 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दो बात पढ़ ली गई। सबसे पहले लेखक परिचय प्रारंभ करते हुए दो बात जानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अध्याय जो है अपने गद्य में चौथा, और वैसे जो है आपके अध्याय नंबर है 13। ठीक है, पुस्तक के अनुसार जन्म सन 1927, जिला बस्ती, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जिला बस्ती, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। सन 1983 में इनकी आकस्मिक यानी अचानक से मृत्यु हो गई। चलते बात करते हैं, आ जाए आप लोग पेज नंबर 83 पर, पेज संख्या 83 पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, यानी इन्होंने अध्ययन की अगर बात करें, इन्होंने पढ़ाई की जो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वहां से इन्होंने अध्ययन किया। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान के उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। ठीक है, ये इनकी कुछ विशेषताएं बता दी यहीं पर ही कि ये अध्यापक रहे। एक अध्यापक के अलावा आकाशवाणी जो रेडियो चैनल चलते थे, तो आकाशवाणी में क्या है, सहायक प्रोड्यूसर का इन्होंने काम किया। इसके अलावा एक पत्रिका निकलते थे दिनमान, तो दिनमान में उप संपादक जो है ये रहे, और पराग एक समाचार पत्रिका निकलती थी उसके ये मुख्य संपादक रहे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक का मतलब है अचानक से निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। कैसे थे भाई, बहुमुखी प्रतिभा के। बहुमुखी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी योग्यता हो, जिसमें अलग अलग प्रकार के ज्ञान रहे हो, तो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अब बहुमुखी प्रतिभा के ये कैसे थे, साहित्यकार थे। तो साहित्यकार बहुमुखी थे। बहुमुखी का मतलब है एक जैसी रचनाएं नहीं लिखते थे कि कहानी लिखी हो, ऐसा नहीं। कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं, संपादक जो है इस प्रकार से सब चीजों पर इन्होंने लेखनी चलाई, इसलिए बहुमुखी यानी बहुत सारे मुख वाली प्रतिभा इनमें थी। और बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि रहे, कहानीकार रहे, उपन्यासकार रहे, निबंधकार और नाटककार थे। देख लो भाई, ये सब इनमें प्रतिभाएं थी, योग्यताएं थी कि कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां। अब आ जाओ तीसरी जो इंपोर्टेंट बात है वो अपन यहाँ लिखेंगे, प्रमुख कृतियां। अब बात कर रहे हैं सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां। तो देखो सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, तो बात करते हैं काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, कुआनो नदी, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, प्रसिद्ध रही थी भाई। खूंटियों पर टंगे लोग प्रसिद्ध, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं से एक रचना रही थी खूंटियों पर टंगे लोग, है ना। तो खूंटियों पर टंगे लोग, फिर चलेंगे आगे। ये सब तो क्या थे, ये सब तो इनकी कविता संग्रह थे। ये सब क्या थे, कविता संग्रह थे। कौन कौन से कविता संग्रह थे, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये हो गए इनकी
मुख्य मुख्य कविता संग्रह। अब बात करते हैं इसके बाद सोया हुआ जल। सोया हुआ जल, ये इनका था उपन्यास। ये क्या था, इनके द्वारा लिखा गया क्या था, उपन्यास था। फिर इसके बाद में लड़ाई, लड़ाई ये था इनका कहानी संग्रह। यहां तक दिख रहा है ना आपको, ये था इनका क्या, लड़ाई क्या था इनका, कहानी संग्रह। हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको यहाँ था। तो लड़ाई का क्या था, कहानी संग्रह। फिर इसके बाद आगे चलेंगे बकरी। बकरी जो था, बकरी क्या है, नाटक। बकरी क्या था इनका, नाटक था भाई। बकरी नाटक। और भों भों भोंको, भों 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 खो खो, भो भो खो खो, ठीक है, भो भो खो खो, भो भो खो खो। बतूता का जूता, बतूता का जूता। और लाख की नाक, और लाख की नाक, ये सब क्या थे, ये बाल साहित्य। बाल साहित्य का मतलब समझते हो, बच्चों के लिए लिखे गया जो साहित्य होता है वो कहते हैं, उसे कहते हैं बाल साहित्य। फिर इसके अलावा चर्चे और चरखे, इसके अलावा एक चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे ये क्या है, लेखों का संग्रह। ये इनके लेखों का संग्रह है, लेखों का संग्रह, ठीक है। ये इनकी प्रमुख कृतियां हो गई। एक बार बात कर लेते हैं रचनाओं पर, या पहले पढ़ लेते हैं फिर एक साथ पढ़ लेंगे पूरे साहित्य को। पुरस्कारों की बात करें, पुरस्कार भी देते हैं, कि पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार, तो पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो ये जो रचना है कुंडियों पर टंगे लोग, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और पत्रिकाओं की जब बात करें, पत्रिकाओं की जब बात करते हैं तो पत्रिकाएं स्टार्टिंग में दे दी आपके दिनमान और पराग, इसके वो रहे संपादक और उप संपादक। तो दिनमान और पराग, ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं रही है। देखिए भाई, खूंटियों पर टंगे लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है बेटे, अकादमी, ठीक है। तो ये पुरस्कार इनको मिल गया है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। यानी इनकी पहचान की बात करें तो सर्वेश्वर दयानंद सक्सेना की पहचान जो है मध्यम वर्गीय आकांक्षा है, यानी हम जिसको अंग्रेजी में मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, यानी ना बहुत गरीब और ना बहुत अमीर, ना तो बहुत गरीब ना बहुत अमीर, ऐसे मध्यम वर्गीय जो आकांक्षा है यानी उनकी इच्छा है उसके लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का उनके साहित्य में चित्रण मिलता है। यानी भाई मध्य वर्गीय जो जीवन है उस मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षा है कि उसकी कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सपने और संघर्ष कैसे हैं, शोषण और हताशा उनमें कितनी है, उनके अंदर क्या कुंठाएं, इन सब का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है।
सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। स्तंभकार समझते हो क्या? स्तंभकार का मतलब होता है जो समाचार पत्र होता है ना, तो समाचार पत्र में एक समाचार पत्र में 8 कॉलम होते हैं, ऐसे कॉलम में पढ़ लेती का बेटा, ये 8 हो गए, ठीक है, ऐसे कॉलम। तो इन्हीं कॉलमों को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। समाचार पत्र में कॉलम बटे रहते हैं, ऐसे कॉलमों में चलता है पूरा। तो ऐसे कॉलम रहते हैं समाचार पत्र में, और कॉलम में खबरें आती है, किसी 2 कॉलम में, किसी 3 कॉलम, 4 कॉलम में। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो ये क्या थे? ये स्तंभकार भी थे। ये क्या थे? ये स्तंभकार भी थे। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। देखो ये एक स्तंभकार थे, यानी अखबार में हम यूं कह सकते हैं कि ये समाचार पत्र पत्रिकाओं में कॉलम जो आते हैं, स्तंभ जो आते हैं, जो मैंने बताया कि एक समाचार पत्र में 8 कॉलम होते हैं, तो उनमें जैसे मान लो कोई कॉलम, 1 कॉलम या 2 कॉलम क्या करते थे? रोजाना लिखते थे, और उसमें क्या थे? बेबाक सच, यानी बिना डरे सच जो है वो सच कहने का साहस इनमें दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, यानी उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया लेखक का परिचय। एक बार इस पर हम ध्यान दे देते हैं, पूरे को ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पाठ परिचय की तरफ, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गद्य खंड से, और इनके सब परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले परिचय की जब हम बात करते हैं तो परिचय में जन्म ले लेंगे हम। सबसे पहले जन्म की जब बात करते हैं तो जन्म सन 1927, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, यानी इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ सन 1927 ईस्वी में, जिला बस्ती, ये उत्तर प्रदेश में जिले का नाम है, इस जिले में इनका जन्म हुआ। मृत्यु सन 1983 जो है, सन 1983 में इनका आकस्मिक यानी अचानक से क्या हो गया? निधन हो गया। प्रमुख कृतियां, अब प्रमुख कृतियां कौन कौन सी रही? तो भाई काठ की घंटियां, काठ लकड़ी को कहते हैं, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इसके लिए, इस रचना के लिए, ये सब क्या है? ये सब कविता के संग्रह है। फिर इसके बाद में कौन कौन सी? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। इसके बाद में कविता संग्रह की बात कर रहे हैं। कविता संग्रह है सोया हुआ जल, ये इनका कविताओं का संग्रह, सोया हुआ जल। उपन्यास की बात करें तो ये ये कविता संग्रह नहीं, सोया हुआ जल इनका उपन्यास है। क्षमा चाहूंगा, सोया हुआ जल इनका क्या है? उपन्यास है। फिर इसके बाद में लड़ाई, ये कहानी संग्रह है। लड़ाई क्या है? कहानी संग्रह है। फिर इसके बाद में बकरी, इनका नाटक है। भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सब क्या है? बाल साहित्य, यानी बच्चों के लिए लिखे गए साहित्य हैं। चर्चे और चरखे, ये लेखों का संग्रह है। और पुरस्कारों की बात करें तो पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। पत्रिकाएं जिनसे संबंधित थे दिनमान और पराग, ठीक है, इनसे ये संबंधित थे। चर्चे और चरखे जो है ये दिनमान में प्रकाशित, तो दिनमान जो पत्रिका थी उसमें जो कॉलम आता है, स्तंभ आता है, उसमें ये बेबाक यानी बिना डरे लिखा करते थे। तो चर्चे और चरखे नाम से इनके स्तंभ जो है प्रकाशित होते थे, किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। तो ये तो सब आपको किसमें उतार लेना है? पाठ परिचय में। बिल्कुल ऐसे कैसे आपको पाठ परिचय उतार लेना है, मैं किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैं जो उतरवाता हूँ आपको वही चीज उतरवा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से उतारनी है आपको। इंपॉर्टेंट चीज उतारनी है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उसको आपको यहाँ पर लेना है। बाकी जो चीजें हैं वो मैं खुद ही जो है छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अपने कर लिया, ये परिचय हो गया। इसमें जन्म आ गया, मृत्यु आ गई, और जन्म और मृत्यु के साथ में प्रमुख कृतियां आ गई, पुरस्कार आ गए और पत्रिकाएं आ गई। तो ये तो हो गया भाई इनका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है जीवन परिचय। अब आ जाए अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे आप लोग अब आगे क्या बताया है, देखें नेक्स्ट पेज पर ध्यान देंगे। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण
मैं बार बार बताता हूँ आपको, संस्मरण गद्य की देखो विभिन्न विधाएं होती हैं। गद्य लेखन का विधाएं मतलब विभिन्न प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी लेखन, रिपोर्टाज, है ना, ये सब गद्य की विधाएं हैं। इससे भी वो बहुत सारी एकांकी है, बहुत सारी चीजें बच रही, आत्मकथा है, ये भी सब गद्य की विधाएं, जीवनी, ये भी गद्य की विधाएं। तो गद्य की बहुत सारी विधाएं होती है। तो संस्मरण की बात कर रहे हैं, और संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण कहते हैं कि हम किसी याद के आधार पर, यानी कोई हमारे मन में याद नहीं हो, उस याद के आधार पर जो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं संस्मरण। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण किससे बनता है? स्मृतियों यानी यादों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और स्मृतियां यानी यादें जो है उनकी विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। किसको? संस्मरण को। फादर कामिल बुल्के, एक व्यक्ति का नाम लिया है, फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। यानी ये जो पाठ है, जिसमें पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है ये किस पर लिखा हुआ है? ये एक संस्मरण है। पहली बात इंपोर्टेंट अंडरलाइन कर लेना कि ये संस्मरण है, यहीं पर अंडरलाइन कर लेना। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। यानी ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक क्या है? संस्मरण है। और ये संस्मरण किस पर लिखा हुआ है? फादर कामिल बुल्के पर, कि फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है, कि स्मृतियों की विश्वसनीयता, ये जो कसौटी इस पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले, यानी अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के, बेल्जियम कहाँ? यूरोप के अंदर। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर बेल्जियम एक देश है, और बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर जो है उसमें इनका जन्म हुआ। रेम्स चैपल शहर में गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। और रेम्स चैपल जो है वो रेम्स चैपल को क्या कहते हैं? जो ऐसा शहर है जो गिरजों यानी गिरजाघर, पादरियों जो गिरजाघर में पूजा करते हैं होते हैं ना, भाई चर्च होते हैं, उनमें रहते हैं पादरी, वो पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। लेकिन फादर कामिल बुल्के जो थे उन्होंने अपनी कर्म भूमि है, अपना कार्य क्षेत्र किसको बनाया? भारत देश को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। अब लेखक बात करते हैं, बताते हैं कि फादर बुल्के जो थे, फादर बुल्के एक सन्यासी थे। अब सन्यासी ऐसा नहीं कि भाई गेरुए रंग के वस्त्र धारण कर लिए, मांग कर खा रहे हैं, वो हम पारंपरिक अर्थ में उसको सन्यासी मानते हैं। लेकिन इसमें बता दिया कि फादर बुल्के एक सन्यासी तो थे, परंतु पारंपरिक यानी प्राचीन समय से जो चला रहा अर्थ है उसमें नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे इनका फादर बुल्के से अंतरंग यानी हृदय से, आंतरिक रूप से यानी हृदय से जो है वो संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। जिसकी झलक हम किसमें? इस संस्मरण में देखते हैं। लेखक का मानना है कि इस संस्मरण में क्या देखेंगे? पहले ये समझ लो, इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्के और लेखक के जो आंतरिक हृदयगत संबंध है उसको हम देखेंगे। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथाएं इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, कि जब तक राम कथा यानी भगवान श्री राम की कथा जो है इस देश में चलती रहेगी, तब तक इस देश में इस विदेशी भारतीय साधु को, ये विदेश से आया हुआ जो भारतीय साधु था, इस साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियां जो है, हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम, उनके प्रति अत्यधिक ज्यादा लगाव और प्रेम का क्या माना जाएगा? उदाहरण माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या? परिचय। परिचय किसका हो गया? पाठ का परिचय अपने पूर्ण हो गया है। तो दो बात हमने देख ली, एक देख लिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जन्म 1927, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में, मृत्यु सन 1983 में। प्रमुख कृतियां की बात करें तो काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द,
खूंटियों पर टंगे लोग, ये सब इनका कविता संग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सोया हुआ जग इनका उपन्यास था। लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी एक नाटक है इनका। भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सब बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे लेखों का संग्रह है। इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी का पुरस्कार, और साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना के लिए दिया? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। यानी ये जो रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए, इस रचना के लिए, ठीक है ना। तो इस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो गया है। और पत्रिकाओं की बात करें तो पत्रिकाएं इन्होंने दिनमान और पराग, इन दो पत्रिकाओं से जुड़े रहे। तो ये तो हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय। एक बार फिर मैंने तीसरी बार रिपीट करा दिया है आपको। मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए, आपके मस्तक पर ये एक बार छप जाए, ताकि फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को याद आते हैं, आप लिख दोगे। दूसरी बात, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है, इनका हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है एक संस्मरण। यानी पाठ का नाम तो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये है पाठ का नाम, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ आया है आपका, ये क्या है? एक संस्मरण है। ये क्या है? एक संस्मरण है। और संस्मरण कैसे लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं? कि जीवन की कोई घटना जो आपको याद नहीं हो, उसको याद को बड़ी विश्वसनीयता के साथ अगर हम उतार देते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक में? इसमें बताया गया है फादर कामिल बुल्के नाम के एक व्यक्ति हैं। उन फादर कामिल बुल्के जो है, उनके विषय में बताया गया है, फादर कामिल बुल्के के विषय में, कि फादर कामिल बुल्के जो थे, उनका जन्म तो यूरोप के अंदर हुआ था। और यूरोप के अंदर जन्म लेने के बाद बेल्जियम का एक शहर है रेम्सचेपर, उस रेम्सचेपर में जन्म लेने के बाद भी इनकी कर्मस्थली क्या रही? इनकी कर्मस्थली रही भारत। इनकी कर्मस्थली भारत रही। इनकी कर्मस्थली क्या रही? भारत रही। और लेखक जो था, लेखक का इनसे अंतरंग संबंध थे। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के क्या थे? इनसे फादर कामिल बुल्के से अंतरंग संबंध रहे। अंतरंग का मतलब है हृदयगत संबंध, हृदयगत मधुर संबंध जो इनके साथ रहे। साथ ही जो है इन्होंने वहां की भूमि छोड़कर भारत के लिए अपने एक सन्यासी की तरह बनकर योगदान दिया। फिर एक विशेष बात की, इन्होंने भाषा जो है उसकी भाषा के क्षेत्र में भी अपना योगदान भारत में रहते हुए दिया था। ठीक है भाई, ये हो गया है आपका आज के लिए कार्य। आज आपको वही परिचय कंप्लीट कर लेना है। परिचय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो परिचय ये करना है बस, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। सॉरी, कल जो है, अब कल हम मूल पाठ यानी अगले वीडियो में अपन मूल पाठ के विषय में बात करेंगे। अब यहाँ तक जो है आपके इससे पूर्व के जो पाठ हो गए उसका गृह कार्य आप शीघ्रता से करें। पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी, उससे आप कर लें, या फिर बाजार से अगर आपको कोई रिफ्रेशर या किसी पासबुक की जरूरत पड़ती है तो वो खरीद लें। वैसे तो मेरे हिसाब से आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ क्वेश्चन अभ्यास तक यानी प्रश्न अभ्यास तक भी मैं आपको यहाँ क्लास में करा रहा हूँ। तो उसको जो है आप लोग समझें और कर लें। बाकी ग्रुप में पीडीएफ भी सेंड करवा दूंगा, तो उससे समझ लें और फिर उसको कर लें। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में हमने परिचय पढ़ लिया है, पाठ परिचय हो गया है। कल मूल पाठ का प्रारंभ करेंगे। चैनल पर अगर नए हो, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद में इसका बेल आइकन जो है वो दबा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें आप लोग एक दूसरों के साथ में, तो लाइक करें, कमेंट करें, यानी जितना हो सके शेयर लाइक कमेंट जो है वो करते रहें, ताकि चैनल जो है और भी लोगों तक इस चैनल का लाभ पहुंच सके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। शुभ दिन, धन्यवाद।